बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार उनके जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर कई तरह की दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ सकता है। अपराधी नियम कानून को ताक पर रखकर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई बार तो हमें या हमारे बच्चों को ही ये पता नहीं होता कि जो उनके साथ हो रहा है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और इसे लेकर बाकायदा कानून है जिसके तहत अपराधी को दंड का प्रावधान है। बच्चों के साथ छेड़छाड़, रेप, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए पॉक्सो अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, साथ ही हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की है। तो आज बात होगी बच्चों के अधिकारों की, उनसे जुड़े कानून की, हमारी और आपकी जिम्मेदारियों की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हमारा देश भारत 44 करोड़ 4 लाख से ज्यादा बच्चों का घर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बाल और किशोर आबादी में से एक है। भारत के कुल जनसंख्या का 37% हिस्सा बच्चों का है और विश्व की कुल जनसंख्या में 20% हिस्सा बच्चों का है। बच्चों का यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता है, उनकी सुरक्षा एक बहुत ही अहम विषय है। यदि आपके बच्चों को कोई गलत तरीके से छूता है, गलत हरकतें या गंदी बातें करता है, उन्हें गंदी तस्वीरें दिखाता है, तो बच्चे बिना किसी को बताए खुद भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक बनाएं। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों की मदद करें, शोषण का शिकार होने से अपने बच्चों को बचाएं और दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दिलाएं। आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके सवालों की। हम बात करेंगे कि आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं, कैसे रखें आप अपने बच्चों को सुरक्षित, और बच्चों के साथ वो कौन सा व्यवहार है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून इस देश में क्या है, ये कानून पॉक्सो एक्ट क्या कहता है और कैसे करें अपने मासूम बच्चों की सुरक्षा, तमाम विषयों पर होगी बातचीत। और आपको और आपके बच्चों को उनके अधिकार बताने के लिए, आपके बच्चों का हक और उन्हें न्याय दिलाने के लिए, सही और गलत का फर्क समझाने के लिए मेरे साथ संसद टीवी के स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं सुशांत चंगोत्रा, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, विशेष सचिव हैं DSLSA यानी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि सर ने हाल ही में एक नॉवल लिखा है, आई नो यू नाउ। ये नॉवल जो है वो टीनेजर्स पे है। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। साथ ही मेरे साथ हैं अभिजीत मिश्रा, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप लंदन, सिंगापुर और USA में भी प्रैक्टिस करते हैं। और खासकर अगर हम जब बच्चों और बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में आप उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। और इसके साथ ही एक और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, अभिजीत निर्मल, आप बाल सुरक्षा प्रमुख हैं, बाल रक्षा भारत के, जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है, उनको उनका हक दिलाने के लिए काम करता है। आपका भी बहुत स्वागत संसद टीवी में। तो अपने सवाल आप हमसे पूछिए, जानिए कैसे करेंगे आप अपने बच्चों की सुरक्षा, कैसे करेंगे बच्चों के अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने जज, वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुशांत चंगोत्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और चूंकि हमारा मुद्दा ही है आज का कि पॉक्सो एक्ट और बच्चों के अधिकार। जब हम बच्चों की बात करते हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा जो हैं वो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने से संबंधित कानून को जाने। तो उनसे जुड़ा कानून यानी पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है ये अपने आप में, जैसे आपने कहा, एक ऐतिहासिक कदम था इंडियन लेजिस्लेचर का। अब
हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक बहुत वल्नरेबल सेक्शन है। बच्चों के लिए इस तरह की यौन उत्पीड़न से उनको बचाना या और किसी भी तरह के उनको हमले से बचाना ना सिर्फ माता पिता का फ़र्ज़ है, ना सिर्फ स्कूल में टीचर्स का फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा पूर्ण समाज की एक दायित्व है बच्चों की तरफ। तो ये जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया, इसका जो ऑब्जेक्ट था, उसका जो ऑब्जेक्ट है इनफैक्ट वो बहुत ही सिंपल है। जो ऑब्जेक्ट है वो है कि बच्चों को कैसे हम इस तरह के यौन उत्पीड़न से बचाएं और ऐसी प्रैक्टिसेस को हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें जो कि कंप्लीटली चिल्ड्रन फ्रेंडली हो, जिससे कि बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसके फैमिली मेंबर्स को कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और जो एक्चुअल ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, ना सिर्फ उनको सजा दिला जा सके बल्कि समाज में एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि इस तरह के जो भी ऑफेंस कमिट करेगा उसको बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभिजीत मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और अगर हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहें कि जैसा कि सुशांत सर ने बताया कि पॉक्सो है क्या, लेकिन उसकी वो अहम प्रावधान जो आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में बताएं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा पॉक्सो है, पॉक्सो के अंदर 3 कैटेगरी हैं कोई भी ऑफेंसेस को दिखाने की। जो पहली कैटेगरी है वो है हाइनियस ऑफेंस, जिसे कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जी। दूसरा ऑफेंस होता है आपका, वो होता है आपका नॉर्मल सेक्सुअल ऑफेंस, जिसके अंदर आपका पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आती है। और तीसरा होता है आपका, अगर आप किसी को कुछ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं किसी बच्चे के खिलाफ जिसका सेक्सुअल कनोटेशन नोट हो, तो 3 पर्टिकुलर उसमें आती हैं। जो सेक्सुअल कनोटेशन नोट में होता है उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एक जो बहुत बड़ा हमारे समाज में प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आ जाती है। जो सेक्सुअल पोर्नोग्राफी जो अभी सब्जेक्ट है हमारा, उन सब्जेक्ट को लेके इसके अंदर और भी काम करा गया है, जिसके अंदर सेक्शन 12 के अंदर, जो पॉक्सो का सेक्शन 12 है, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर यूज़ करना भी बच्चों को, वो भी अपराध में शामिल कर दिया गया है। तो ये जो पॉक्सो है मेनली ओवर एंड अबव है इंडियन पेनल कोड के। अगर इंडियन पेनल कोड जो है, अगर वो लगता है फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का रेप हुआ है तो 376 तो लगेगी, उसके ऊपर हमारा पॉक्सो होता है। और इसकी जो सज़ा होती है वो साथ में भी चल सकती है और अलग अलग भी चला सकते हैं जज साहब अगर चाहें तो। जी बिल्कुल। और अगला रुख मैं अभिजीत निर्मल जी आपका करूंगी। सालों से बाल यौन शोषण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और चुप्पी तोड़ने के लिए बहुत सारे जो हैं कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं और आपकी संस्था भी इस दिशा में काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों के पास किस तरह के मामले आते हैं, किस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं, खासकर बच्चों के साथ जुड़ी हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार को लेकर, और उस पर आप लोग कैसे काम करते हैं? जी, ये जो यौन शोषण है इसके मामले अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वो हैं कि चुप्पी। हम लोग बहुत सारे स्लम्स में काम करती हैं, हमारी संस्थाएं बहुत सारे स्कूल्स में काम करते हैं और ग्रामीण स्तर पर भी काम करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन ऐसा मामला कितने भी बच्चों से बात कर लें, लेकिन वो सीधा नहीं बोलते हैं कि ऐसे कुछ मामले आए हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो है चुप्पी, सामने खुलकर आते ही नहीं हैं। और दूसरा, जब हम उनके अभिभावक से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो दूसरी जो समस्याएं हैं वो है कि वो जो हैं इन मामलों को दबा करके और रखना चाहते हैं। हमेशा जो अपनी प्रतिष्ठा है और जो एक खास करके महिलाएं और जो पुरुष का विभेद है वो जो है बहुत सामने आता है। वो इन तरह के मामले को इस तरह से बोलते हैं कि ऐसे मामले तो हमारे बचपन में भी कभी ना कभी होता ही रहा है, हमें ही बचकर चलना है। तो ये जो सेल्फ कि हम ही में कमी है, ये जो सामने आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमेशा हम लोग फेस करते हैं। तीसरी, जब स्कूल्स में बात आती है तो ये स्कूल्स में भी प्रतिष्ठा सम्मान के से बातें जुड़ जाती है कि अगर ये ऐसा स्कूल्स का नाम आएगा तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। पर अगर एक बच्चा अगर कहीं असुरक्षित है तो इसका मतलब है कि एक परपेट्रेटर जो है वो घूम रहा है जी। और वो अगले बच्चे को निशान बनाएगा, वो टारगेट करेगा। इसलिए ऐसे मामले में हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, जगह जगह हम लोग समुदाय को ये ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं उन्हें कि ऐसे मामले में चुप्पी बिल्कुल इस आपके बच्चे के हित में नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हों, किसी के भी बच्चे,
तो आपको बोलना होगा बिल्कुल, और बच्चे को बताना होगा। हाँ, बहुत अहम बात आपने कही, चुप्पी तोड़िए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि आप जागरूक होंगे और अपने माध्यम से दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सुशांत सर, कितना अहम है इस चुप्पी को तोड़ना? आप चूंकि DSLSA से भी हैं और जो लीगल अवेयरनेस है, जागरूकता है, लोगों में जो एक डर है अपनी इमेज के दूषित होने का कि हम कैसे बताएं हमारे साथ क्या हुआ, ये कितना ज़रूरी है और दिल्ली की जो लीगल एड है वो किस तरह से इस दिशा में काम कर रही है? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि इस सारे मसले में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये चीज़ जाननी है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के प्रति होते हैं, इनको रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम सबको एक कंसर्टेड एफर्ट करना होगा, एक मिलजुल के एफर्ट करना होगा। इस मिलजुल के एफर्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये इस तरह के अपराध के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तो होता है जैसे ऑफेंडर, दूसरा हो गया विक्टिम, और तीसरी होगी लोकेशन, जिस जगह पे अपराध होता है। अब ऑफेंडर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली प्रिवेंशन के लिए, लेकिन जो विक्टिम्स हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, स्कूल हो गए, और हम सब हो गए जो जहां पे भी हम एसोसिएट हो सकते हैं। दूसरी बात लोकेशन, लोकेशन में जैसे कहां पे अपराध होते हैं, सबसे पहली बात अगर हम देखें तो घर, दूसरा स्कूल, तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर हम घर की बात करें तो पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों के साथ बात करना। अगर हम बच्चों के साथ बतौर पेरेंट रेगुलर बात करें, उनसे उनकी बातें जानना चाहें, तो ये इस तरह के अपराध होने से पहले ही बच सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बतौर पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमने तो बच्चे से अच्छे से बात करते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं, फिर भी नहीं बच्चे हमें बताया। लेकिन इसके लिए हमें पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बच्चों के साथ बात इस तरीके से करें कि फ्रेंडली अप्रोच हो। अब नॉर्मली अगर हम देखें, बच्चे ऐसे नहीं खुलते। अगर हम बतौर पेरेंट्स देखते हैं बच्चा स्कूल से वापस आता है तो हम उसके पूछते हैं स्कूल का दिन कैसा रहा, तो बच्चा नहीं बताता। लेकिन अगर हम बच्चे को अपने दिनचर्या के बारे में बताएं तो बच्चा खुल के आगे से बताता है। तो इसलिए फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत जरूरी है। घर में उनको एजुकेशन इस चीज के देनी चाहिए कि व्हाट इज सेफ टच, व्हाट इज अनसेफ टच। एंड सेकेंडली, बहुत सारे केसेस में ये जाना गया कि 60% ऑफ द केसेस में बच्चा ही अपराध के बारे में बताता है, लेकिन उसमें भी आगे 20% ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे माँ बाप उस तरह के बच्चे के ऊपर या तो विश्वास नहीं कर पाते या फिर उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते। अब इस जो कहानी है, सबसे पहले कि अगर तो आपका बच्चे के साथ ट्रस्ट चल रहा है तो बच्चा आपको बात बताता है, तो एज अ पेरेंट वी मस्ट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ चाइल्ड कि ऐसा हो रहा है। आप समय ले सकते हैं, आप थोड़ा सा उससे बच्चे से और क्लैरिटी ले सकते हैं, लेकिन उसकी बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात आ गई कि बच्चे के साथ जब पेरेंट्स ने बातचीत कर ली तो उसके बाद ऑफेंसेस रिपोर्टिंग में, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि भ्रांतियां हैं समाज में कि हमारा नाम खराब हो जाएगा, इस चीज का भी ध्यान पॉक्सो एक्ट में स्पेसिफिकली रखा गया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें बच्चियों के ऊपर सेक्सुअल अपराध हो, बच्चों लड़के के ऊपर हो, या इवन फॉर थर्ड जेंडर हो, तो सब कवर होते हैं। अब उसके बाद इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखा गया है कि बच्चे की या उसकी फैमिली की आइडेंटिटी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होती। दूसरी बात, आमतौर पे लोगों को लगता है कि हम पुलिस में कंप्लेन करने जाएंगे तो थाने में पता लग जाएगा, या फिर थाने में पता नहीं कैसा हमारे साथ बिहेव होगा। तो ये पॉक्सो एक्ट कहता है कि बच्चे की कंप्लेंट अगर बच्चे ने ऑनलाइन कर दी, उसके फैमिली मेंबर ने ऑनलाइन कर दी या इंफॉर्मेशन दे दी, तो पुलिस ऑफिशियल प्रेफरेबली जो कि लेडीज होती हैं वो बच्चे के घर पे आएंगी, और घर पे भी यूनिफॉर्म में नहीं आएंगी, और ना ही ट्रायल के दौरान बच्चे के साथ कहीं भी यूनिफॉर्म में आएंगी, वो सादा कपड़ों में आएंगी। और इस चीज में बहुत ध्यान रखा जाता है, और ये मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कोर्ट के लिए भी, कि बच्चे को जो अपराधी है उसके सामने ना लाया जाए। उसके बाद बहुत बारी कंफ्यूजन रहती है कि जी हमें तो अब केस रजिस्टर करा दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद एक्ट के अंदर सपोर्ट पर्सन का प्रावधान है, जो कि फैमिली को और बच्चे को कदम कदम पे उनके साथ रहेगा, उनको बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है, आपको कैसे करना है। उसके बाद एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब इसका अपराध का बता दिया और कोर्ट में भी सारा केस चला गया, लेकिन बच्चे को स्कूल बदलना है या उसके ऊपर कोई मानसिक प्रेशर है या कोई ट्रॉमा है, उसके लिए भी कॉम्पनसेशन की भी प्रावधान है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट कोर्ट अवार्ड करती है, जिससे कि बच्चे की ट्रीटमेंट हो सके, जिससे कि बच्चे की सब जरूरतों का ध्यान रखा जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान ये पॉक्सो एक्ट के अंदर रखा गया है। बड़े बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि रिपोर्टिंग ना करना भी एक अपराध है, ये भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। करेक्ट। सो जो हमारा पॉक्सो है, सेक्शन 21 है वो, माय अपॉलॉजीज, कि कहते हैं सेक्शन 21 कहता है अगर आपने नहीं रिपोर्ट करा तो आपके ऊपर कहते हैं पनिशमेंट है। ये एकमात्र हमारे पूरे
कानूनी प्रक्रिया में एकमात्र एक ऐसा कानून है जिसके अंदर आपने अगर रिपोर्ट नहीं करा तो आपके ऊपर पनिशमेंट है। ऐसा आईपीसी में नहीं है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन, कि आप रिपोर्ट ना करें। जैसा कि अभिजीत जी ने हमारे यहाँ पे बताया, निर्मल जी ने हमारे को बताया कि कई लोग आगे ही नहीं आते। अगर उनको पता चले कि ये एकमात्र एक ऐसा, कहते हैं पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, तब भी आपके ऊपर पनिशमेंट है। तो जो माँ बाप, जो लोग हमारे यहाँ पे नहीं रिपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, तो उनके ऊपर भी इक्वली कहते हैं पनिशमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमारे कहते हैं न्यायाधीश जाद ने बोली कि यहाँ पे जो पुलिस है वो भी पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं, जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो कहते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, जिनके पास 2 सितारे अगर पहचाना जाए तो 2 सितारों वाले कहते हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस रैंक की जो महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को ये कहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है, क्योंकि वो अपने काम में लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, और वो जानते हैं कि क्या कैसे किससे कितनी बात बोलनी है और बच्चे को कंफर्ट फील हो कि वो आगे आके अपनी सच्चाई बोले। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि हमारे कहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की गाइडलाइंस है, सिमिलरली हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की गाइडलाइंस हैं जो ओपनली हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं अंडर सेक्शन 43 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिकली। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, दैट पर्टिकुलरली प्रोवाइड्स कि एक गाइडलाइंस बना रखी है आपने कैसे मेडिकल रिपोर्टिंग करनी है। जो इनका सेक्सुअल रजिस्टर होता है, सेक्सुअल ऑफेंस रजिस्टर होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कॉलम बनाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, और वो प्रॉपरली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर की प्रेजेंस में, या जो बच्चा जिसके साथ कंफर्टेबल है उसकी प्रेजेंस में मेडिकल प्रोफेशनल को बताता है। जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो स्पेसिफिकली उनको कहते हैं हिदायत दी जाती है आप डीएनए सैम्पलिंग करें, स्वैब्स लें, और उन स्वैब्स को प्रिजर्व करा जाता है। मैं दिल्ली, मुंबई और इन सब जगह पे हूँ, तो दिल्ली का मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल दूंगा। पूरे भारत में जो फैसिलिटी दिल्ली में है वो शायद कहीं नहीं है पूरे भारत में, ये मेरा पर्सनल मानना है। जो दिल्ली में सारे प्रोफेशनल्स होते हैं यूजुअली सीनियर रेजिडेंट होते हैं गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के, वो इतने समझदार हो गए हैं आज की तारीख में, इतनी ट्रेनिंग जो उनको मिली है, सारे के सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर गेटिंग एब्सोल्युटली गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग होती है वो कोऑर्डिनेट करते हैं डालसा, नालसा, और उनको रेगुलरली अपडेट करा जाता है थ्रू जुडिशियल अकेडमीज एज वेल कि आप इनको किस तरह से सवाल करें। बिल्कुल अभिजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने दिल्ली का एग्जाम्पल भी दिया, और डीएसएलएस तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पूरा भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश के रिमोट एरियाज, दूर दराज के गांव में वो बच्चे दरअसल जिनके साथ सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभिजीत, निर्मल जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि दिल्ली में जागरूकता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चों को भी हम ज्यादा एजुकेट कर रहे हैं, बट जो गांव के बच्चे हैं या जो रिमोट एरियाज में रहते हैं या जो और भी दूर दराज के इलाके के बच्चे, उनके साथ सबसे ज्यादा घटना इस तरह की हो रही हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको लगता है कि जो कानून है उसमें और बदलाव की ज़रूरत है, ये और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम पूरे पैन इंडिया को कवर कर सके। और इस सवाल को लेकर मैं सुशांत जी आपके पास भी आना चाहूंगी कि डीएसएलएस से जिस तरह से काम कर रहा है, हम बाकी राज्य की जो विधिक सेवाएं हैं वो किस तरीके से खुद को प्रमोट करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो पूरे पैन इंडिया को कवर करना है। निर्मल जी। ये जो जी आपने बताया कि दिल्ली में तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर बाकी राज्यों में और ग्रामीण इलाकों में ये व्यवस्था उतनी नहीं पहुंच पाई है। आप देखें, एक तो है कि जो स्पेशल पोक्सो कोर्ट हैं वो अभी सभी ज़िलों में नहीं स्थापित हो पाई है, तो एक तो वो है जो कि न्याय की प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाएगी और जो नंबर ऑफ डेज है उसको कम कर देगा जो अभी लग रहा है। दूसरी एक प्रमुख चीज़ें हैं वो है कि हम कैसे बच्चों को ये उनकी एजेंसी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी, उनकी सोच और डर और भय जो है वो ख़त्म कर दें। ठीक है। उन्हें मालूम हो कि उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो लैंगिक शोषण है और उसे रिपोर्ट करना चाहिए। आप बच्चों को जानते हैं,
बच्चे में वो वोकेबलरी नहीं होती है, उन्हें बिल्कुल, नहीं मालूम बिल्कुल। होता है कि हमें कैसे अपने अभिभावक को बताना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। इस कारण से वो बता नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शैक्षिक पास जो स्कूल हैं उसकी शिक्षा में एक विशेष तरह का इस तरह की चीज़ों को लाएं शैक्षिक पाठ्यक्रम में, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करना है और अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, इसके बिल्कुल। बारे में बड़े स्तर पर हमें जो बिल्कुल, है चूंकि सर जागरूकता वक्त की फैलाना कमी और होगा। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा है, ईमेल और ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैंने 3 सवाल छांटे हैं और मैं चाहूंगी कि आप उनका जवाब दें। एक सवाल जो है वो प्रियंका वर्मा है, लखीमपुर खीरी से हैं। उन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा और उसके स्कूल में एक टीचर जो है वो उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं। हमने जब सवाल किया, आवाज़ उठाई तो उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है। चूँकि छोटी जगह से हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कृपया उनका मार्गदर्शन करें। अभिजीत मिश्रा जी, जो सवाल है वो उसके अंदर क्वेश्चन ये है कि उनके साथ क्या सेक्सुअल नेचर का मिसबिहेव हो रहा है। हमारे को ये देखना है। दरअसल सर लोग खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन गलत बर्ताव कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट है तो इनको इमीडिएटली पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ये रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो टीचर एक बच्चे के साथ कर रहा है तो हो सकता है किसी और के साथ भी कर रहा हो और उनके अंदर हिम्मत ना आई हो कि आके आगे बोल सके। हमारी जो तकलीफ है वो बिल्कुल सिंपल सी तकलीफ है, रिपोर्टिंग, छोटे से छोटी बात का, बड़ी से बड़ी बात का। सेक्शन 19 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर एक प्रावधान है, अगर आपने रिपोर्ट करा, हो सकता है वो रिपोर्ट के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हो नई बात आई हो जी, ना पूरा हो पाए तो उसके अंदर सजा नहीं होती है, पर ना रिपोर्ट करने की जरूर सजा होती है। तो हमारे को ये इंश्योर करना है छोटी से छोटी बात एक बार जाके पुलिस में रिपोर्ट करें जी। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आपके पास बहुत सारे दूसरे प्रावधान हैं। सबसे बड़े जो है ललिता कुमारी की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, ओके। वो हर एक पुलिस ऑफिसर को कहते हैं मैंडेट करती है कि अगर कोई जघन्य अपराध हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली उसकी एफआईआर दर्ज करें। तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है, समाज के ऊपर जिम्मेदारी है और हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को और मान लीजिए पुलिस आनाकानी कर रही है या फिर जो एसएचओ है नहीं कर रहा है, तो वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी जा सकते हैं। वो 3 जगह जा सकते हैं। एसपी साहब के पास जा सकते हैं जो उस कहते हैं जिले के एसपी साहब हैं। दूसरा वो जा सकते हैं कहते हैं मजिस्ट्रेट के पास जो कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं आपके कहते हैं लखीमपुर जिले के। तीसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन कहते हैं एनजीओज के पास जा सकते हैं और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। अभिजीत निर्मल जैसे जो संस्थाएं चला रहे हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। इसमें सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया, इसके अलावा हमारे पास बच्चों के लिए और भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। मेरे को लगता है हर बच्चे को और उसके माता पिता को 1098 नंबर हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आप वहाँ पे कॉल करिए, आपको उपयुक्त जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको वो मदद नहीं मिल पाती तो नालसा के नंबर है, और अगर दिल्ली की बात करें तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1516, जो कि 24 घंटे 365 दिन ये खुला रहता है। वहाँ पे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। अगर ये यहाँ पे आप आएंगे तो आपकी जो भी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण ज़रूर आपको मिलेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने बताया कि नॉन रिपोर्टिंग इज़ एन ऑफेंस सेक्शन 21 में, अगर कोई पुलिस ऑफिशियल जिसको इंफॉर्मेशन मिली है और वो इस तरह के अपराध की रिपोर्ट नहीं दर्ज करते तो उनके लिए भी इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, उनको भी 6 महीने तक की सजा कोर्ट सुना सकती है। तो इट इज़ मैंडेटरी। जैसे ही आप पुलिस के पास जाएंगे 1098 पे जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, जैसे एनसीपीसीआर का ई बॉक्स स्टार्ट हुआ है, या फिर cybercrimes.gov.in पे आप जा सकते हैं, या फिर crime.gov.in के ऊपर आप जाके वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वहां पे तो इवन एनोनिमस कंप्लेंट्स का भी प्रोविजन है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपके पास रास्ते बहुत ज्यादा हैं, जरूरत है तो सिर्फ आपके चलने की, आपके अवेयर होने की। ट्विटर पर जो अगला सवाल है वो एक बच्ची है, मेरी उससे फोन पर भी बातचीत हुई थी। वो कह रही थी कि आप प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया। सर, उसका सवाल ये है कि मेरे स्कूल के एक सर हैं जिन्होंने कई बार उसे बुरी तरह से पीटा है, उससे अपने पैर भी दबवाए हैं। बहुत खुल के नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसने कहा कि अगर आपने किसी से शिकायत की तो मैं आपके मार्क्स काट लूँगा और स्कूल से भी निकलवा सकता हूँ। बच्ची कह रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत हल्के से बताया तो मेरी माँ कह रही है कि मैं टीचर से बात कर लूँगी, इसको पुलिस तक नहीं ले जाते हैं। ये वही समस्या है जिस पे हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। अभिजीत मिश्रा जी, ये जो समस्या है ये
हमारे समाज की इसे मैं कहता हूँ विडंबना कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारा जो समाज है उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। आज की तारीख में हम 2023 के को दस्तक दे रहे हैं। 2023 में अगर हमारे बच्चे ही सेफ नहीं हैं तो हमारे को सबसे बड़ी तकलीफ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पेसिफिकली उसको यूज़ करके हमारे सांसदों ने इतना अच्छा एक्ट लेके आए हैं। अगर मैं कहते हैं इस माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, पूरे भारत में मेरी नज़र में, यह मेरा पर्सनली मेरी नज़र में ये तीसरा सबसे खतरनाक कानून है। सबसे खतरनाक कानून नंबर 1 पे NI एक्ट, यूपा एक्ट, नंबर 2 नारकोटिक्स का कहते हैं NDPS एक्ट, और तीसरा पॉक्सो है। पॉक्सो का काम ही है कि हमारे बच्चे सेफ रहे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा सेफ रहे, उसके साथ कभी गलत ना हो। अगर हम अपनी आज़ादी के 75वें साल में भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको सेफ नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि बिल्कुल समाज देश ने, संविधान ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आप मुझे सुन रही हैं, आपकी मेरे फोन पर बात हुई थी, आप अपने माँ बाप को बताएं और तुरंत इसे रिपोर्ट करें। आप अगर नहीं कर रही हैं तो ये भी एक अपराध है। आपसे एक ही थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये एकमात्र एक ऐसा है जिसमें आप अपने जज साहब से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो जज साहब हैं वो नॉर्मल जज साहब नहीं होते, वो स्पेशल जज होते हैं, और वो स्पेशल जज आप ही की बात सुनेंगे और केवल आप ही को अकेले बैठा के बात सुनेंगे। कोई आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। जज साहब केवल इस मात्र कानून में केवल आप ही के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है जो कि फेसबुक से आए हैं, मोनिका वर्मा दिल्ली से हैं। वो पूछ रही हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये कैसे जाने। कई बार बच्चे कुछ बताते ही नहीं है स्कूल में उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दीजिए निर्मल जी, क्योंकि उसके बाद मेरा अगला सवाल सुशांत जी से है। ये जरूरी है कि आप बच्चे को लगातार मॉनिटर करें। किसी भी तरह के लैंगिक शोषण होंगे, उसके साइन ऑफ साइंस होते हैं। रैसेस दिखेंगे, बच्चा अचानक शांत हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर करने लगता है। इन तरह के अगर कोई साइंस आपको दिखते हैं तो एक्टिव हो। सेकंड, जो माननीय जैसा अभी बता रहे थे कि समय निकालें अपने बच्चों के साथ, हर दिन कम से कम कितने भी बिजी हैं आप उनके साथ बातचीत करें। बच्चों के फ्रेंड बने, उनकी साइकोलॉजी को समझें और पहचानें कि उनके बिहेवियर में कैसा चेंज आ रहा है। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सुशांत जी आपसे कि क्या विक्टिम का नाम जो है वो कोर्ट के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि कई बार वो लोग कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा, विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग आते, इसका प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा जेनेसिस इस चीज़ पे आता है कि हर किसी की हमारे समाज में इज्जत से लेके बहुत लोग कनेक्टेड फील करते हैं जैसे इस तरह का अपराध होता है। तो जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इससे एग्रीव्ड महसूस करते हैं। तो ये एक्ट ने मैंडेट किया है कि किसी भी पोजीशन में, चाहे रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर से लेके, FIR से लेके, कोर्ट में लेके या उसके बाद, कोई भी किसी किस्म के विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने भी अब यहाँ पे स्यूडोनेम यूज किए हैं, जो भी बच्चे के आपने लिया वो एक्चुअल नाम ना होकर एक स्यूडोनेम यूज किया। कोर्ट में भी ऐसे स्यूडोनेम यूज करते हैं। मान लो किसी का नाम रमेश कुमार होगा तो उसका नाम R सन ऑफ सुरेश कुमार S करके लिखा जाएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, और डिस्क्लोजर भी कभी नहीं होता। तो बच्चे की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैंडेट है लॉ का। बहुत बढ़िया डिस्कशन, और ऐसा लग रहा है कि सवालों की बौछार है और ये बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि ये नॉन एंडेड टॉपिक है। चूंकि वक्त की सीमा है और वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा, तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके जरिए आप जान सकते हैं अपने अधिकारों को, आप कर सकते हैं अपने हक की बात। हम मिलवाएंगे आपको देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से जो करेंगे आपकी मदद, देंगे आपको सलाह, जिससे आप अपने आगे की राह खुद तय कर सकते हैं। तो आज आपके कानून के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।